Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. In this chapter, today we will discuss about the social, economic and social conditions of Russia before the beginning of 20th century. द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी उससे पहले रशिया की इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशंस, इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन ऑफ रशिया। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो वहां की थी उनके बारे में अबाउट 85% ऑफ पीपल 85% of people of the Russia earns their livelihood from the agriculture and Russia was a major exporter of grains. उस समय 85% जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज थे। और जो रशिया था वो फूड ग्रेन का एक मेजर एक्सपोर्टर था, फूड ग्रेन यहां से एक्सपोर्ट होता था। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज, लार्ज फैक्ट्रीज एक्साइटेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप, many factories were set up in the 1890s and Russia's railway network was extended and foreign investment in industries increased. तो शुरू में जब यहाँ 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंक्लूड थी, इन्वॉल्व थी, तब वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं थी, ना के बराबर थी। बट क्राफ्ट्समैन जो थे वो क्राफ्ट्समैन थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शंस करते थे इंडस्ट्रीज में। फिर बाद में लार्ज फैक्ट्रीज सेटअप हुई और लार्ज फैक्ट्रीज को क्राफ्ट्समैन थे वो सपोर्ट करने लगे। उसके बाद रेलवे नेटवर्क जब डेवलप हुआ, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद जितना रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। इट मीन्स है कि कोल का जो प्रोडक्शन हो रहा था वहां वो दुगना होने लग गया। जब रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ तो कोल का प्रोडक्शन डबल होने लगा और आयरन एंड स्टील का आउटपुट जो था वो 4 गुना बढ़ गया। तो 85% पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर एंड आफ्टर द रेलवे नेटवर्क डेवलप्ड, द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो डेवलप्ड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड and the coal production is doubled and iron and steel production is quadrupled। मतलब कोल प्रोडक्शन दुगना हो गया और आयरन और स्टील का उत्पादन जो था वो 4 गुना बढ़ गया। ये तो थी वहां की इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम बात करें सोशल कंडीशंस की, तो रशियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। रशिया की सोसाइटी 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीजेंट्स। द इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी लिव्ड इन टाउन्स एंड पीजेंट अलोंग विथ नोबल्स लिव्ड इन द रूरल एरियाज। तो 2 तरह के यहां पे लोग थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक थे पीजेंट्स। 2 कैटेगरी के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और पीजेंट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे और पीजेंट्स वो थे वो अलोंग विथ नोबलिस लिव्ड इन द रूरल एरियाज। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स, some came daily from nearby villages and some workers were permanently settled in the टाउन। जो वर्कर थे इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो कुछ नियर बाई एरिया से डेली अप डाउन करते थे और कुछ जो थे वो वहां पर परमानेंट ही सेटल्ड हो चुके थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड वुमन वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूटेड 1/3 ऑफ द टोटल वर्कर्स, दे वर पेड लेस। वहां वर्कर्स थे स्किल्ड और अनस्किल्ड, 2 कैटेगरी के बटे हुए थे और वुमेन्स थी वो भी 1/3 वर्कर्स वहां वुमन थी जिन्हें लो पेड होता था।
In the rural areas, peasants cultivated most of the land, and the nobility, the crown, and the church owned large properties. Nobles got their power and position through their services to the जार. जो जार निकोलस सेकंड था उसको जो सर्विस वो दे प्रोवाइड करवाते थे उन सर्विस के अकॉर्डिंग ही उनको पावर्स जो थी वो मिलती थी. तो एंड नाउ द political conditions in Russia before the revolution or in the beginning of 18th century. Russia was an autocracy. Political conditions थी तो Russia was an autocracy. रशिया एक ऑटोक्रेसी था, अर्थात जो बुद्धिमानी लोग थे वो वहां पे रूल करते थे, इंटेलिजेंस में. Unlike other rulers, the Tsar was not subjected to parliament and he cared little about his people. His indifferent attitude and corrupt bureaucracy alienated him from the जनरल पब्लिक. तो जार जो था वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था, पार्लियामेंट को वो कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देता था एंड उसका जो इनडिफरेंट एटीट्यूड था, करेक्ट ब्यूरोक्रेसी थी, इसकी वजह से पब्लिक से वो धीरे धीरे पब्लिक जो थी उसके अनफेवर में होने लगी, उसका फेवर जो था पब्लिक नहीं करती थी. जार निकोलस सेकंड हैड ड्रेस्ड रशिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. रशिया की पब्लिक नहीं चाहती थी कि वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो, बट जार निकोलस सेकंड ने जबरदस्ती उनको उस वॉर में धकेल दिया. एंड द रशियन आर्मी वॉज पुअरली इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड टू फाइट अगेंस्ट माइटी जर्मनी. शक्तिशाली जर्मनी के सामने उसकी जो रशिया की आर्मी थी वो ट्रेंड भी नहीं थी और टिक भी नहीं पाई. On the other hand, Karl Marx's theory of scientific socialism appealed to the people and he said that workers had to overthrow capitalism and the rule of private property by a revolution. तो दूसरी तरफ जो वो कार्ल मार्क्स जो था उसकी जो सोशलिज्म की जो थ्योरी थी, साइंटिफिक सोशलिज्म वो चाहता था और उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने वर्कर्स से अपील की ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. कि कैपिटलिज्म और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को उखाड़ फेंकने की उसने अपील कर दी. तो बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज हैड स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप. पूरी यूरोप में फैल चुका था एंड वर्कर्स हैड फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस. वहाँ के वर्कर्स जो थे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, वो वर्कर्स भी अब सोवियत बनाने लग गए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गए, ग्रुप बनाने लग गए, एसोसिएशन बनाने लग गए, ताकि वो जो उनकी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस थी, पुअर वर्किंग कंडीशन, बैड वर्किंग कंडीशन, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके. बट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. 1914 से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इल्लीगल डिक्लेयर कर दी गई. आफ्टर 1905 मोस्ट एग्जिस्टिंग कमेटी एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इल्लीगल बाय द जार गवर्नमेंट. सेवरल restrictions were placed on political activity and the Tsar dismissed two terms one after another. तो ये वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस थी. तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी बिफोर द रशियन रिवॉल्यूशन वो इस तरह थी. In next term in Russian history, ब्लडी संडे. रशिया की हिस्ट्री में एक जो ब्लडी संडे के नाम से इंसिडेंट थी, उस इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये ब्लडी संडे जो था वो क्या था. वर्ल्ड फेमस था ब्लडी संडे. तो टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड ओवर
110,000 workers under the leadership of Father Gapon reached the winter place. तो रसिया में फादर गैपन की लीडरशिप में 110,000 के समथिंग वर्कर्स जो थे वो अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर के और विंटर पैलेस की तरफ गए. द पुलिस एंड द कोशाक्स अटैक्ड देम. पुलिस और वहां के जो गार्ड थे, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स थी, उन्होंने उन लोगों पर अटैक किया एंड ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड. 100 के लगभग मारे गए, 300 के लगभग वहां पे घायल हो गए. द इंसिडेंट इज नॉन एज ब्लडी संडे. और वो संडे का दिन था और इसीलिए उस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना गया. और ये जो वर्कर्स थे ये इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग एन 8-hour वर्किंग डे एंड इंक्रीज इन वेजेस. इनकी डिमांड क्या थी कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए और उनका वेजेस जो था वो भी क्या होना चाहिए, वो वेजेस भी इनका बढ़ना चाहिए. और ये घटना हुई कब? January 9, 1905, mass peaceful workers with their wives and children marched to the Winter Palace. तो ये लोग जो थे जार को अपनी पिटीशन देने के लिए जा रहे थे, अपने बीवी और बच्चों के साथ में थे. तो वो जो डेट था वो थी 9 जनवरी 1905. तो इस दिन ये ब्लडी संडे का दिन था और इस दिन इतने लोग मारे गए, इसी को ब्लडी संडे के नाम से जाना गया. इसके इंपैक्ट क्या हुए? तो इसके इंपैक्ट थे, दिस इंसिडेंट स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट केम टू बी नॉन एज द 1905 रिवॉल्यूशन. तो 1905 की रिवॉल्यूशन की एक सीरीज सी, चेन सी बन गई कि ये इंसिडेंट होने लग गई है. और द न्यूज ऑफ किलिंग्स प्रोवोक्ड अनप्रेसिडेंटेड डिस्टर्बेंसेज throughout Russia. Strikes took place all over the country. और ये जो ब्लडी संडे था उसकी घटना को जब लोगों ने सुना तो पूरे रशिया में ऐसे कई जो थे वो स्ट्राइक्स जगह जगह होने लगी. यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स डिमांडिंग सिविल liberties, and middle class workers or people comprising lawyers, doctors, engineers, etc. formed a union of unions that insisted for a constituent assembly. And after 1905, most committees and unions were declared illegal and severe restrictions were placed on political activity. तो इन सोवियत के अगेंस्ट कई सारे बैन भी लगा दिए गए.